गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और ठंड भी एंजॉय कर रहे होंगे। हमने लास्ट क्लास में स्टोरी देखी थी, हमने कंपोजिशन पार्ट किया था, स्टोरी 1, स्टोरी 2, बकरी की चतुराई और खरगोश की चतुराई को खत्म करी। अब हम वापस से एक्शन पे आते हैं, पार्ट 3 सच्चा हीरा। ये कहानी है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है कहानी, यानी इस लेसन का जो टाइप है वो एक कहानी है। कुछ जीवन प्रसंग होते हैं, कुछ निबंध होते हैं, कोई पत्र का रूप होता है, ये कहानी का रूप है जहाँ कहानी के माध्यम से आपको सीख देती है। तो सच्चा हीरा नाम में ही अपने पता पड़ रहा है कि सच्चा हीरा यानी कुछ खास, कुछ विशिष्ट आदमी, कि आदमी अपने कर्मों से, अपने गुणों से खास बनता है, विशिष्ट बनता है। सच्चा हीरा वो होता है जो सिर्फ अच्छी आदतें, वो खुद अच्छा जो होता है उसको अपने आचरण में उतारता है, उन आदतों को सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं, बाहरी रंग रूप से वो हीरा नहीं होता। हीरा हम किसको कहते हैं? बहुत चमकदार, सबसे प्रीशियस स्टोन माना गया है हीरा। तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कीमत होती है, लेकिन वही कीमत उस आदमी की, कौन से आदमी की कीमत, कौन से आदमी को हीरे की तरह कहा जा सकता है? जो अपने में ऐसे गुण रखता है जिससे उसकी तुलना हीरे के साथ की जा सके। तो यहाँ पर भी कहानी ऐसी बताई गई है कि जो एक बेटा था, वो सब इसलिए अपने अपने बेटों की प्रशंसा करती हैं कि मेरा बेटा अच्छा, कोई बोलता है गायक है, कोई बोलता है मेरा बेटा बहुत बलवान ताकतवर है, लेकिन एक स्त्री उसको ज्यादा तारीफ नहीं करती क्योंकि उसका बेटा में ज्यादा वैसे गुण नहीं थे, लेकिन उसके कर्म ऐसे थे कि अपनी माँ की इज्जत करना, माँ को मदद करना और बड़ों का सम्मान करना। तो उसमें असलियत में देखा जाए तो हीरे वाले जो गुण थे वो नजर आते हैं, वो इस कहानी में इधर से बताए गए हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कहानी सच्चा हीरा। ऐसे एक सच्चा हीरा हम कह सकते हैं, मैंने यहाँ पे पिक्चर डाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप में से कुछ लोग पहचानते हो और रामायण की बात सुना होगा आपने, तो ये है श्रवण कुमार और ये उसके अंधे माँ बाप हैं। तो श्रवण कुमार को भी लोग ऐसा बेटा है, श्रवण जैसा बेटा सबको दे, ऐसा लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि अंधे माँ बाप के लिए उनको देखो कंधे पर बिठाकर वो यात्रा करवाता है और अपने माँ बाप के लिए आंखों का काम करता है। माँ बाप अंधे थे, उसके बावजूद भी उनको कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारे में हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो श्रवण के माध्यम से ही अपनी दुनिया देखते हैं। तो श्रवण को भी सच्चा हीरा कह सकते हैं और कहा जाता ही है। तो इस कहानी में भी जब आएगा तब आपको लगेगा कि मैंने आपको ये श्रवण कुमार को सच्चा हीरा क्यों बताया। तो इस कहानी का जो नायक है, जो लड़का है जिसको सच्चा हीरा कहा है, उसमें भी इसी तरह के गुण नजर आते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करेंगे। कहानी है थर्ड, सच्चा हीरा। तो इस कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है कि ज्ञान तो है, बुद्धि है, डिग्री तो ले ली है, बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, बिजनेसमैन बन गए या बहुत अच्छे जॉब ज्वाइन कर लिया, लेकिन जब वो ज्ञान, वो जो नॉलेज है उसको अपने कर्मों में भी उतारा तो उसको महत्व दिया गया। रोज के कामों में भी आपकी वो पढ़ाई, आपका जो ज्ञान है वो नजर आना चाहिए, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। और अच्छा ज्ञान है, अच्छी बात है, वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। बहुत पढ़ाई करना अच्छी बात है, डिग्री लेना अच्छी बात है, ऊंची पोस्ट पर रहना अच्छी बात है, बहुत पैसे कमाना, लाखों करोड़पति बनना, बड़े बड़े बंगले बनाना, ये सब अच्छा है, लेकिन अगर आपके आचरण में नहीं है, अगर आप अपने घर वालों के साथ या अपने रिश्तेदारों या अपने से नीचे, अपने से कमजोर लोगों के साथ है या गरीब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, उसको व्यवहार में नहीं अपना सकते, तो वो निरर्थक है, यानी वेस्ट है आपकी वो पढ़ाई। तो इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए चबूतरा बना है, कुआं है और उसकी जो मुंडेर है उस पर बैठकर कुछ स्त्रियां पानी भरने आई हैं और बातें भी कर रही हैं। वो यहाँ से शुरू होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड की ओर जा रहे थे। नीड वर्ड है, नीड वर्ड पहले भी हमने यूज किया है, नीड मीन्स घोंसला। तो सूर्य अस्त मीन्स सूरज डूबने का समय हो गया था, शाम का समय हो रहा था, तो पक्षी भी अपने अपने घर घोंसलों की ओर लौट रहे थे। जनरली हम देखते हैं कि सुबह जब सूर्य उगता है तो पक्षी है, लोग हैं, अपने कामों पे निकलते हैं, पक्षी उड़ चलते हैं दाने की तलाश में, और जैसे ही सूरज डूबने का समय होता है, गाय घर लौटती हैं, चरवाहे उनको लेकर आ जाते हैं, पक्षी घोंसलों में वापस लौटते हैं, लोग अपने कामों से लौटते हैं, तो यहाँ पक्षी भी
अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। वो अपने अपने मतलब पुराने समय की बात है, तब स्त्रियां अपने अपने मटके लेती थी, अपने अपने गागर जिसको भी आप बोल सकते हैं, वो लेकर कुएं पर जाती थी पानी भरने। तो पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों की ओर लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। यहाँ एक और वर्ड दे रखा है, पक्की जगत। जगत मीन्स ये जो कुएं के साइड में जो बनी हुई है पक्की मुठे, कुएं के साइड की बाउंड्री जिसको कह सकते हैं, और बैठने की जगह। तो उधर बैठकर वो आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। इधर उधर की बातें करना मीन्स गपशप करना या चर्चा करना, जो जनरली महिलाएं बैठकर करती हैं या आपस में शाम को कभी इकट्ठी होती है तो वहां बैठकर करती हैं। वो बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना चुप हो जाती हैं, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। तो पक्की जगह पर उधर बैठकर जब स्त्रियां बातें करने लगी, बातचीत करने लगी, तो बात करते करते जैसे घर की बात करती हैं तो कोई भी एक टॉपिक लेकर, तो उस दिन उनकी बात किस पर जा पहुंची थी, उनके बेटों पर, कि भाई सब अपने अपने बेटों का जिक्र करना शुरू करेंगे। तो उनमें से जो एक थोड़ी बड़ी उम्र की लग रही थी, उसने सबसे पहले क्या कहा कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे, कि मेरा बेटा ऐसा है कि वो, मैं चाहती हूँ कि सबके बेटे मेरे बेटे के जैसे हों। लाखों में एक है मेरा बेटा, लाखों में एक होना यानी विशिष्ट होना, कुछ खास होना, कि मेरा बेटा बहुत खास है। उसका कंठ मीन्स गला, गला उसका आवाज, उसकी कंठ इतना मधुर है, इतना अच्छा गाता है कि उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। जनरली हम बोलते हैं कि कोयल की आवाज, कोई अगर मीठा मधुर गीत होता है तो हम बोलते हैं कोयल की जैसी आवाज है, ऐसी मीठी। कोई गाना गाता है तो उसको भी हम ऐसे ही तुलना करते हैं कोयल और मैना के साथ। तो उसने भी अपने बेटे की प्रशंसा में यही कहा कि मेरा बेटा इतना अच्छा गाता है कि उसको सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं, और लोग बड़े चाव से मेरा मतलब उसका गीत सुनते हैं, चाव से, बहुत प्रबल इच्छा से, जैसे हम डिमांड करते हैं कि बहुत अच्छा गाते हो, एक बार वापस सुनाना, तो इस तरह से मेरा उसका गीत सुनते हैं। तो यहाँ ये पहली स्त्री ने अपने बेटे को बहुत अच्छा गायक बताया कि भाई मेरा बेटा बहुत अच्छा गायक है। तब दूसरी स्त्री ने बोला, अब एक स्त्री ने बोला तो दूसरी स्त्री कैसे चुप रहती, उसने भी बोलना शुरू किया। तो दूसरी स्त्री ने क्या कहा कि उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। यह सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। तो जब पहली स्त्री ने अपने बेटे को गायक बताया, तब दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह अपने बेटे की प्रशंसा करे, तारीफ करे, क्योंकि नेचुरल है। और ज्यादा करके फीमेल्स में, महिलाओं में ये बात होती है कि अगर कोई अपनी चीज की तारीफ करेगा तो दूसरा तुरंत उसको बोलेगा कि नहीं, मेरे पास से ज्यादा बेटर, कोशिश करेगा बताने की तुझसे ज्यादा अच्छा मेरा है। तो उसने बोला मैं भी अपने बेटे की प्रशंसा करती हूँ। तो उसने क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कि मेरा बेटा इतना शक्तिशाली, इतना बहादुर, इतना ताकतवर है कि वो बड़े बड़े बहादुरों को, लड़ाई होती है या युद्ध होता है, जैसे दंगल खेलते हैं और कुश्ती लड़ते हैं, तो उसमें बड़े बड़े बहादुरों को भी वो पछाड़ देता है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वह आधुनिक युग का भीम है। भीम आपने सुना होंगे, पांडव, 5 पांडव में जो भीम थे वो सबसे शक्तिशाली बहादुर योद्धा माने जाते थे। तो उसने बोला आधुनिक युग में ये युग, नवीन युग जो भी चल रहा है, आधुनिक समय, तो उस समय का मतलब जैसे भीम प्राचीन युग के भीम थे, योद्धा थे, वैसे वो मेरा बेटा है, वो आधुनिक युग का भीम है, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तो इस तरह दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को बहुत बहादुर बताया। तो तीसरी स्त्री भी चुप कैसे रहती, तीसरी औरत भी भला कैसे चुप रहती, जब दोनों ने अपने बेटों की तारीफ करी तो तीसरी को तो करनी ही थी। तो तीसरी ने क्या कहा, वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो।
तो अभी तीसरी स्त्री ने बोला कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति जो देवों के गुरु माने जाते हैं, तो उसने ऐसे कहा कि देवों के गुरु हैं, मतलब इतने महान है वो और इतना सब कुछ कंठस्थ में याद कर लेते हैं, उनका दिमाग, उनकी बुद्धि इतनी तीव्र है कि वह जो कुछ पढ़ता है वो एकदम याद कर लेता है और ऐसा लगता है उसके कंठ में गले में ही सरस्वती का निवास हो। सरस्वती जो विद्या की देवी मानी जाती है, तो वो इस तरह सब कुछ पढ़ता है जैसे खुद सरस्वती माँ ही, सरस्वती देवी जो विद्या की देवी है, जो सबको विद्या देती है, वो खुद उसके अंदर ही विराजमान रहती है, उसमें ही निवास यानी उसमें, वैसे निवास स्थान मीन्स घर को कहते हैं निवास, लेकिन यहाँ सरस्वती का निवास उसके कंठ में है। ऐसा कहा उस समय कि भाई उसको इतना अच्छा पढ़ता है, वो सब कुछ पढ़ता है, श्लोक याद करता है, संस्कृत के श्लोक याद करता है और वो तुरंत ही पढ़कर याद रखता है। आप जब भी उससे पूछो वो तुरंत आपको बता सकता है। तो इस तरह उसने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया। तो तीनों स्त्रियों ने ऐसे अपने अपने बेटे को, किसी ने गाया, किसी ने बहादुर योद्धा और किसी ने बृहस्पति का अवतार बताया। अभी आगे नेक्स्ट पेज पे अभी चौथी स्त्री की बारी आई। हमको ऐसा लगेगा कि 3 ने तारीफ करी तो चौथी ने भी करी होगी, नहीं, ऐसा नहीं। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। तो चौथी स्त्री भी, अभी ऐसा था कि उसकी माँ जो चौथी स्त्री थी वो बहुत सरल स्वभाव की रहेगी, क्योंकि अगर जब 3 ने कहा और चौथी ने नहीं कहा तो उसने कुछ तो अलग होगा। तो चौथी स्त्री चुपचाप बैठी थी, बेटे के बारे में कुछ नहीं बोली। तो आगे जो पहली स्त्री थी उसने उसको टोका कि भाई तुम भी तो बताओ अपने बेटे के बारे में कि तुम्हारे बेटे में क्या खासियत है। तो उसने बहुत सहज भाव से, बहुत आसानी से, बहुत हल्की बात में जवाब दिया कि मैं बेटे की क्या प्रशंसा करूं, मेरे बेटे की क्या तारीफ करूं, क्योंकि मेरा बेटा न तो आपके बेटे के जैसा गायक है, न सेकंड जो दूसरी स्त्री थी उनके बेटे के जैसा भीम सा बलवान है, न ही तीसरी स्त्री के बेटे की तरह बुद्धिमान है। मेरे बेटे में ऐसे तीनों के कोई भी गुण मौजूद नहीं है, इसलिए मैं अपने बेटे की कोई तारीफ नहीं कर सकती। तो अब बातचीत हो गई। अब कुछ समय बाद जब वे स्टेज पर खड़े रहकर लौटने लगी तो देखा किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। यह सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता उसी रास्ते से निकल गया। तो अब बातचीत पूरी हो गई, चारों अब निकल गई घर के लिए। तो देखा कि किसी की आवाज आ रही थी, किसी का मधुर आवाज, गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। तो उसने पूछा, देखो कोई मेरा हीरा मीन्स मेरा बेटा, बहुत लायक बेटा जिसको वो कह रही थी, वो देखो वो गा रहा है। तुमने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? मैं ऐसे ही नहीं कहती थी कि वो बहुत अच्छा गायक है, कितना मधुर स्वर में, कितनी मीठी आवाज में वो गा रहा है। लेकिन वो लड़का वहां से निकला गाता गाता, जहां से स्त्रियां, उसकी माँ और अन्य स्त्रियां थी, उसी रास्ते से वहां पर निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। माँ आ रही थी सर पे खड़े रख के, लेकिन बेटे ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता हुआ दिखाई दिया। दूसरी स्त्री से देखकर गर्व से बोली कि देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर बिना ध्यान दिए ही निकल गया। कि भाई जब पहली स्त्री ने कहा कि मधुर आवाज में गा रहा है, लेकिन वो वहां से निकल गया। दूसरी स्त्री ने भी कहा, बेटे को देखकर आ रहा था कि देखो कितना ताकतवर है, एकदम लंबा चौड़ा योद्धा जैसा, ये हुस लग रहा है। इसको देखकर क्या भीम नहीं कह सकते? और इसकी शक्ति में, सामर्थ्य, कौन इसकी तुलना कर सकता है? ये तो इतना ज्यादा बहादुर है कि आसानी से सबको पछाड़ देता है। लेकिन उसने भी ये कहे रही थी, लेकिन बेटे ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और वहां से आगे बढ़ गया। कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक मीन्स अचानक से तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ आ रहा था, निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लगा मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं करेगा, परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गया।
तो पहली ने कहा, दूसरी ने कहा, इतने में तीसरी स्त्री का बेटा भी आ गया वहां से, तो वो भी संस्कृत के श्लोक उनका उच्चारण करता हुआ, उसका गान करता हुआ वहां से जा रहा था और इतने अच्छा उच्चारण कर रहा था, इतना क्लियर प्रोनाउंसिएशन कर रहा था। तो उसकी माँ ने भी कहा कि देखो साक्षात सरस्वती इसके कंठ में विराजमान है, ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती खुद ही वो गीत या मधुर स्वर में श्लोक गा रही है। तो उसने भी कहा यही मेरी गोद का हीरा है, यही मेरा लायक बेटा है, हीरा बहुत ही विशिष्ट है मेरे लिए, और इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं देगा, कौन नहीं कहेगा कि बृहस्पति जो देवों के गुरु माने जाते हैं उन्होंने खुद इसको आशीर्वाद दिया है और ऐसा कहा। लेकिन उसके बेटे ने भी उस माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वहां से आगे बढ़ गए। वह भी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा बेटा है। तो भाई तीनों निकले वहां से, तीनों स्त्रियों के बेटे निकले। अब थोड़ी देर आगे गए कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक वहीं से आ रहा था, उसी रास्ते से निकल रहा था। देखने में भी वो बहुत सीधा साधा लग रहा था, सरल प्रकृति का, प्रकृति में स्वभाव का, प्रकृति एक नेचर भी है, लेकिन यहाँ पर प्रकृति में उसका स्वभाव सादा से देखने में बहुत सिंपल लग रहा था, बहुत सरल लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने नॉर्मल सहज भाव से कहा कि यही मेरा बेटा है। यहाँ पर पिक्चर में भी आपको दिखेगा, देखिए चारों स्त्री हैं, वृद्ध महिला है और एक बेटा भी दिखाई दे रहा है। तो जब चौथी स्त्री के बेटे मां से निकला बेटे ने, तो उसने क्या किया, चौथी स्त्री ने इतना बोला ही था, उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पहुंचा और अपनी मां को देखकर बोला मां लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने मां के सिर पर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। कि जब वो ये बात ही कर रहे थे, इतनी में देखिए यहाँ पर चौथी स्त्री का बेटा आता है। चौथी स्त्री का बेटा इसकी माँ को क्या कहता है कि लाओ माँ, मैं आपका घड़ा, आपका आपने जो सिर पे वजन लगा रखा है वो लूं और मैं आपका ये गाकर घर पहुंचा देता हूँ। तो मना करा उसकी माँ ने, लेकिन उसने माँ की बात नहीं मानी और सिर पर से उनके घड़ा उतारा और अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ा। तो यहाँ पर जब वो चल पड़ा, अपना मटका उसने गागर अपने सिर पर ले ली, तब बाकी तीन महिलाएं क्या हुआ देखने लगी आश्चर्य से। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला से जो इनके औरतों के पीछे चलती आ रही थी और इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। कि जब वो उसने देखा कि चौथी स्त्री के बेटे ने माँ के सिर पे से घड़ा ले लिया और अपने उसमें रख लिया सिर पर, तब जो एक वृद्ध महिला जो आपको पिक्चर में देखी वो उसने क्या कहा, इनकी बातें भी सुन रही थी जो जगत माँ से आ रही थी, उसने आकर बोला, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। कि तुम अपने बेटों की तारीफ कर रही थी, लेकिन तुम्हारे बेटे बहादुर हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिशाली हो सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में जिसने बड़े सादा बड़े सरल प्रकृति का था, कोई खास बात नहीं थी, लेकिन माँ को देखकर माँ की मदद करने के लिए जो बेटा आगे आया वही वास्तव में सच्चा हीरा कहलाया। तो इस तरह से चौथी स्त्री का बेटा जो उसने अपने ज्ञान को अपने कर्मों में उतारा, जो व्यवहार में उतारा अपनी माँ के लिए, जो उसने किया उससे ही उसकी प्रकृति पता चल रही थी और इसलिए चौथी स्त्री का बेटा ही वास्तव में सच्चा हीरा कहलाया। तो इस तरह से हमने देखे चारों स्त्रियों के बेटे की क्वालिटी भी मैंने आपको बताई और क्यों चौथे बेटे को सच्चा हीरा कहा गया वो भी आपको समझाया। तो हमें भी इसी तरह सच्चा हीरा, हम पढ़ाई करते हैं लेकिन अपने साथ में अपने पेरेंट्स को ओबे करना, आदर करना, अपने दादा दादी हैं, आपके घर में भाई बहन होते हैं, पड़ोसी हैं, तो मुसीबत में पड़े किसी भी इंसान को अगर हम मदद कर सकते हैं, अपने कर्मों में अपने ज्ञान को उतार सकते हैं, तो वो हमें जरूर करना चाहिए। तो आप रीडिंग करिएगा, साथ ही इसके शब्दार्थ हैं, ये शब्दार्थ और मुहावरे ये हम नेक्स्ट पार्ट में भी देख लेंगे। वैसे तो आपको साथ